बच्चों, ये हमारा पहला पार्ट है सूरदास की झोपड़ी अंतराल से। और इसमें मुंशी प्रेमचंद जो इसके लेखक हैं, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट, और इस तरह अगर हम देखें तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो जीवन है बहुत साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। और जब हम कथा की बात करते हैं, कहानियों की बात करते हैं, उपन्यास की बात करते हैं और साहित्य में जब कभी भी इन विधाओं का नाम आएगा तो सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद जी का नाम है उसमें लिया जाता है हिंदी साहित्य में। और मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में मैं इस पार्ट को आरंभ करने से पहले मैं चाहूंगा कि मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आपको मैं कुछ बताऊं, क्योंकि बहुत परीक्षा उपयोगी है इनका जीवन परिचय और अक्सर परीक्षाओं में भी आता है। आपने देखा हो, अगर आप देखें कहीं पुराने हम प्रश्न पत्र देखते हैं या कोई अपना परीक्षा उपयोगी जो भी सामग्री है उसको देखते हैं तो उसमें मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुंशी प्रेमचंद जी, जिनको कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, उनका जन्म 1880 में हुआ और ये लम्ही में हुआ, उत्तर प्रदेश में। और ये उसके बाद हंस के संपादक भी रहे और स्कूल अध्यापक रहे, साथ में स्कूल इंस्पेक्टर रहे, बहुत सारे पदों पर ये रहे। और लगभग 11-12 उपन्यास उनके हैं। कथा प्रेम आश्रम है, रंगभूमि है, कायाकल्प है, निर्मला है, इस तरह और लगभग 300 से ज्यादा कहानियां लिखी, जो मानसरोवर भाग के 8 भाग हैं। और उन 8 भागों में आप देखें, 8 भाग कभी आप मानसरोवर को पढ़ें तो उसमें आपको ये कहानियां मिलेंगी। और इसी तरह बाकी अगर हम सारी बातें उनके बारे में करें कि भाषा कैसी थी उनकी, तो ग्रामीण, जैसे वो ग्रामीण जीवन से संबंधित उनकी कहानियां मिलती हैं, तो उसी प्रकार की उनकी कहानी भाषा शैली है। बिल्कुल एक ठेठ ग्रामीण भाषा मिलती है। हम देखते हैं कई बार हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा है और गांव का जनसाधारण सामान्य सी भाषा जो एक गांव का एक व्यक्ति बोलता है, उस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। बहुत ही सुंदर, बहुत सहज भाषा, और जो बहुत ही एक कहानी को, एक उपन्यास को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करती है। भाषा ऐसी लगती है एक एक शब्द बोल रहा है। तो ये सारी बातें आपको जीवन परिचय जरूर लिखना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। और बिना इसीलिए पाठ हम बाद में, मैंने कहा था बाद में पढ़ेंगे, पहले हम प्रेमचंद जी का जीवन परिचय उसको स्मरण करें और उसको याद रखें और परीक्षा में बहुत काम आएगा, आपको अच्छा स्कोर दिलाएगा। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं प्रेमचंद जी का जीवन परिचय तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद जो पाठ है हमारा सूरदास की झोपड़ी। सूरदास की झोपड़ी, जैसा ही आपको नाम से ही पता लग रहा है कि सूरदास कोई व्यक्ति है, उसकी झोपड़ी है और उस झोपड़ी से, उससे संबंधित कोई कहानी है और उसमें क्या घटना होती है, क्या घटित होता है। इसको जानने से पहले हम एक बात जान लें कि जो सूरदास की झोपड़ी जो एक पाठ है, ये सिर्फ में प्रेमचंद जी का एक उपन्यास था, रंगभूमि, और ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा उनका। और उसी का एक पार्ट है, उसी का एक भाग है जिसको यहाँ एक कहानी के रूप में हमारे सामने, एक अंश है उसका जो हमारे सामने प्रस्तुत है और हमारी पुस्तक में। और जब हम इसको पढ़ते हैं, असल में परीक्षा उपयोगी पाठ है। इसमें से अक्सर देखा गया है कि प्रश्न उत्तर जरूर आते हैं परीक्षा में। तो सूरदास जैसे एक समाज में धारणा है, सूरदास शब्द ही ऐसा है, जो व्यक्ति अंधे होते हैं आमतौर पर उनको सूरदास शब्द का समाज में लोग प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार इस कहानी का नायक भी सूरदास आंध है, जन्म से अंधा है। और वो व्यक्ति जो है भीख मांग कर अपना गुजारा करता है। वो और उसका एक भतीजा होता है मिठुआ, वो दोनों चाचा भतीजे दोनों एक साथ रहते हैं, एक झोपड़ी में रहते हैं। और वो कुछ उसकी, जिस प्रकार वो जन्म से अंधा तो है लेकिन बहुत ही कर्मशील है, साहसी है, वो महत्वाकांक्षी भी है। उसकी महत्वाकांक्षा है कि वो अपने कुछ पैसे इकट्ठे करे, अपने भतीजे की सगाई करे, समाज को भोज दे, अपनी जाति बिरादरी को भोज भात का प्रबंध करे और अपनी जो उनके पूर्वज थे उनका पिंड दान करे। उसके अलावा वो चाहता था कि गांव में कुआं भी खुदवाए। और तो कल्याणकारी भावनाएं भी हैं उसके मन में और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां भी हैं, समाज के प्रति जिम्मेदारी भी वो समझता है। और इस प्रकार वो पैसे इकट्ठे करता है, थोड़े थोड़े इकट्ठे करता है, लेकिन किसी पे जाहिर नहीं करता कि उसे पैसे इकट्ठे कर लिए। अब एक बार क्या होता है कि झोपड़ी में आग लग जाती है और वो उसका भतीजा वहां होते नहीं है। जैसे गांव के लोग, बाकी लोग आग बुझाते हैं तो देखते हैं कि वो सूरदास आता है और उसमें जब आग बुझ जाती है तो घर में झोपड़ी में जाता है, जगह जगह ढूंढता है कि कहाँ जो उसने पैसे इकट्ठे किए थे, लगभग 500 रुपए बोलते हैं, कि वो है या नहीं है। और वो जगह जगह टटोलता है, तो जमीन में वो टटोलता है कि कहाँ वो पैसे हैं और वो पोटली
जो उसने जमीन में गाड़ रखी होती है वो कहाँ है, लेकिन वो पोटली वहां नहीं मिलती। और कुछ लोग कहते हैं कि क्या चूल्हा ठंडा नहीं किया था, और जो आग लग गई चूल्हे से आग तो नहीं लगी, तुमने खाना बनाया होगा। तो कहता है कि चूल्हा ठंडा किया होता तो पड़ोसियों के सीने की आग कैसे ठंडी होती। और इस प्रकार वो कटाक्ष भी करता है, साथ में अपनी बात को रखना चाहता है, लेकिन क्योंकि उसके अरमान सारे उस पैसों में थे, लगभग 500 रुपये उसने इकट्ठे किए थे, समाज पर वो जाहिर नहीं करना चाहता। समाज, क्योंकि समाज एक मान्यता ऐसी है कि एक भिखारी जो भीख मांगता है वो केवल जीवन यापन कर करे उस पैसे का, उसके लिए धन अर्जन करना, पैसा इकट्ठा करना वो कोई अच्छी बात नहीं है, वो एक पाप माना जाता है भिखारियों के लिए। वो पुराने टाइम से ये एक परंपरा, एक चली आ रही है रीति, उसको सूरदास भी समझता है और वो चाहता है कि अगर मैंने ये बात लोगों को बता दी तो उसमें और मुझे लोग भला बुरा कहेंगे और ये पाप लगेगा कि मैंने पैसे इकट्ठे किए थे। और जबकि सच्चाई ये होती है कि उसका पड़ोसी जो भैरव नाम का होता है और वो बड़ा दुष्ट होता है, अपनी पत्नी जो जिसका नाम सुभागी, उसको अक्सर मारता पीटता है। और सुभागी जब शोर मचाती है या कोई उसके साथ भैरव जब बदतमीजी करता है या उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता है तो सूरदास कई बार बीच बचाव करता है और सुभागी कई बार उसकी झोपड़ी में छुपी भी है। उसी जैसे आस पड़ोस में बाकी हम सामाजिक जीवन में देखते हैं, पड़ोस में कई बार कोई लोग ऐसे लोग होते हैं कि दूसरे के बारे में बुराई करते हैं। ऐसे जगदर है, उसका पड़ोसी है, वो भी बुराई करता है, कान भरता है। और भैरव जो है वो सोचता है कि सुभागी ने सूरदास की झोपड़ी में छुपकर तेरी बदनामी की, जगहसाई कराई, उससे बदला लेने के लिए वो आग लगा देता है। और जगदर जानता है कि इसने इसके पैसे भी चुराए हैं सूरदास के, और वो पैसे उससे मांगता भी है। लेकिन सूरदास जगदर को कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि क्या हुआ, लेकिन जगदर मना करता है। और इन सारे घटनाक्रम में जितना भी घटनाक्रम सूरदास के साथ होता है वो कहीं भी हिम्मत नहीं हारता। जब मिठवा कहता है कि अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, झोपड़ी भी जलेगी और ये पूरा एक उसका घर और पैसा जो भी था वो बर्बाद हो गया, तो वो हार नहीं मानता। वो फिर भी कहता है कि नहीं, हम झोपड़ी बनाएंगे, 100 बार बनाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, फिर पैसे इकट्ठे करेंगे। बिल्कुल नहीं हिम्मत हारता, कर्मशील है, बहुत ही मेहनती है, लगनशील है, साहसी है, उद्यमी है सूरदास। वो भिखारी होने के बावजूद उसके अंदर जो चारित्रिक गुण है, और अक्सर परीक्षा में आ जाता है सूरदास का चरित्र, उसकी विशेषताएं। तो जब हम ये सारी बातें करते हैं, वो कहता है कि ये झोपड़ी की राख नहीं, अभिलाषाओं की राख है। तो अभिलाषा सारी जितनी उसकी अभिलाषाएं थी, जो उसने सोचा था कि इस पैसे से मुझे क्या करना है जीवन में, कैसे कैसे सारी जिम्मेदारियां अपनी पूरी करूंगा, वो सारी की सारी, क्योंकि वो पैसे सारा चला जाता है तो वो झोपड़ी जल जाती है। तो उसको उसकी अभिलाषाओं की राख है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। और उसका बाकी जो और लोग हैं समाज में, सब अपना बातें करते हैं, लेकिन इधर उधर की बातें होती हैं समाज में कि आग लग गई, ये हो गया, उसको लोग सहानुभूति भी जताते हैं, लेकिन वो सहानुभूति को बहुत अच्छा नहीं मानता अपने लिए। वो कहता है कि हम और मेहनत करेंगे, मैं काम करूंगा और मैं फिर दोबारा भीख मांगूंगा, फिर पैसे इकट्ठे करूंगा और मैं सारी जिम्मेदारियां फिर अपनी पूरी करूंगा। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि जीवन परी चरित्र सूरदास का जब हम पढ़ते हैं तो ये सारी विशेषताएं आती हैं। कर्मठ है, लगनशील है, मेहनती है, उद्यमी है, साहसी है और निराशा का भाव बिल्कुल नहीं है। और इस प्रकार ये पूरा जो पाठ है ये हमारा समाप्त होता है। आपको इसके जीवन परिचय मुंशी प्रेमचंद जी का, सूरदास का आपको चारित्रिक विशेषताएं, सुभागी के बारे में जैसे मैंने बताया, भैरव है, जगदर है, मिठवा है और बाकी और बजरंगी है, बाकी और लोग हैं इस पाठ में। जब हम पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह, तो सारी बातें आपके सामने आएंगी। और इसके प्रश्न उत्तर और हम जब बात करते हैं तो मैंने लगभग आपको उसमें सारी बातें आपको बता दी हैं और उसी के आधार पर आपको आगे अपने प्रश्न उत्तर करने हैं। और इस प्रकार ये आपका पाठ समाप्त